अपने आंसर्स को लिखना शुरू करें। बहुत लोगों को राइटिंग ब्लॉक हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बस लिखना शुरू कर, दे थिंक कि the process of writing begins with starting to write, right? So process approach to writing is one of the many approaches. इस अप्रोच की खासियत ये है कि ये राइटिंग को एज अ प्रोसेस देखता है, आउटकम नहीं, right? तो अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसे टाइप आंसर लिखना है किसी टॉपिक पे, आपको कोई टर्म पेपर लिखने को बोला गया है या आपको कोई टॉपिक दिया गया है और उस पे आपको एक एनालिटिकल ऐसे लिखना है, क्रिटिकल ऐसे लिखना है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है, तो हम लार्जली प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग में राइटिंग को 3 हिस्सों में, ब्रॉड हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा जिसे हम कहते हैं प्री राइटिंग, देन देयर इज राइटिंग एंड देन देयर इज एडिटिंग एंड रीविजिटिंग। प्री राइटिंग में भी कुछ स्टेप्स हैं। अब ये स्टेप्स ना एक के बाद एक करके इसी वे में नहीं होंगे, आप इन स्टेप्स के बीच में बहुत बार बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, राइट? तो प्री राइटिंग मतलब अगर मेरे को मान लीजिए किसी चीज पे लिखने के लिए कहा गया है, से इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन और समथिंग एल्स, सो फर्स्ट आई हैव टू बिगिन विथ थिंकिंग अबाउट द आइडियाज, राइट? कि मैं इसके बारे में क्या जानती हूँ, मेरी इसके बारे में क्या सोच है, उसको थोड़ा जॉट डाउन करूँ। मैं क्या इसमें मेरे को सारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स कवर करने हैं या मेरा कुछ फोकस होगा, एम आई लुकिंग एट इम्पैक्ट ऑन वुमेन, एम आई लुकिंग एट इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स, एम आई लुकिंग एट इम्पैक्ट ऑन स्मॉल स्केल बिजनेसेस, कोई फोकस होगा या एक लार्जर होगा। सो दोस थिंग्स आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट. Once I think about my focus, then I'll have to start identifying sources कि मुझे इस पे कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, कौन सा इस पे लिटरेचर एग्जिस्ट करता है, कौन सा इस पे काम हुआ है, इस पे क्या क्या रिसर्चेस हुई हैं, इस पे क्या क्या इम्पैक्ट स्टडीज हुई हैं. आई स्टार्ट कलेक्टिंग सम मटेरियल्स, आई स्टार्ट मेकिंग नोट्स कि उनमें की पॉइंट्स क्या हैं, इन जो मैं लिटरेचर पढ़ रही हूँ उनके की आर्ग्यूमेंट्स क्या है या मेरे लिए रेलेवेंट क्या है. नोट मेकिंग पे आने वाले दिनों में एक हम स्पेसिफिक सेशन रखेंगे कि जब आप कोई रीडिंग पढ़ते हैं तो आप उससे नोट्स कैसे ले सकते हैं. लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर मेरे को पता है कि आई एम लुकिंग एट इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, देन इफ आई एम रीडिंग एन आर्टिकल, ऑफ कोर्स आपका सवाल भी आपके रीडिंग के फॉर्म को डिटरमिन करता है, शेप करता है. तो ऑफ कोर्स मैं उस आर्टिकल में मेरा ध्यान रहेगा कि मैं उन पॉइंट्स को ढूंढूं जहां जहां इम्पैक्ट की बात हो रही है, राइट? उन पार्ट्स को मैं आइडेंटिफाई कर लूं, उनको अंडरलाइन कर लूं, फिर मैं देखना शुरू करूं कि उसको ऑर्गेनाइज आप थोड़ा सा करेंगे कि सो आई पुट ऑल, अगर कहीं पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको मैं एक साथ ऑर्गेनाइज कर लूं, साथ में रख लूं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं या कुछ whatever it is. So I start looking at the literature, identifying it and organizing it. Then it is important to think about a blueprint. A blueprint becomes very helpful and I'll show you an example of a blueprint. Blueprint में ये है कि पहले तो ये है कि कोई भी सवाल अटेम्प्ट करने से पहले please read the question very very carefully to identify what is being asked. A lot of times as a teacher, I think this is where if I have written somewhere Freud's theory या Vygotsky का theory, तो वो theory दिमाग में इतना रह जाता है कि उसके आगे पीछे भूल जाते हैं बहुत बार कि थ्योरी के बारे में पूछा गया था कि थ्योरी क्या है, थ्योरी का इम्प्लीकेशन पूछा गया था, उसका एनालिसिस पूछा गया था, उसका क्रिटिकल रिव्यू पूछा गया था, राइट? सो द फोकस ऑफ योर टर्म पेपर और योर एसे has to be decided in accordance with the question. So read it a couple of times, ask the teacher, if it is not clear to you कि what is being asked in that question. फिर एक ना ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश करो. तो अगर मैं यही वाला सवाल सोचूं कि डिमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट क्या है, या पिछले साल मैं कोर्स पढ़ाती हूँ एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन, उसमें स्टूडेंट्स को एक सवाल दिया गया था कि आप कोई भी एक थ्योरिस्ट लीजिए जिसका काम आपने पढ़ा है,
उसके कोई 3 सिग्निफिकेंट आइडियाज जो एजुकेशन के लिए यूजफुल है उनको डिस्क्राइब कीजिए, और 3 आइडिया सजेस्ट कीजिए कि आप कैसे इसको क्लास में यूज कर सकते हैं, right? So in the first part of a good essay is an introduction. Introduction में what is important is कि आप बताएं कि ये पेपर करेगा क्या, right? So if my paper is on about a theorist and their ideas and their implications, I will write that this paper tries to draw from the work of Erich Fromm, the idea of his on basis of his book Escape from Freedom. The theory of Erich Fromm will be understood, or will be looked at from the perspective of education, to see what is significant of education and how it can be used in a classroom situation. या जैसे impact की बात कर रहे हैं तो this paper will try to understand what was demonetization and then what were the impacts it had. अगर आपने कोई फोकस पॉपुलेशन डिसाइड किया है या एरिया डिसाइड किया है, इसके बारे में देखेगा और ये कैसे करेगा. तो इंट्रोडक्शन में what is this paper going to do and how is it going to do sometimes becomes important. So you may say that this paper will try to assess, or will try to evaluate the impact of demonetization on on small scale industries or business houses. In order to do so, we will examine, or the author will look at, I will look at all the news reports that were printed during this area, or all the research that was done during these months on this issue. And on the basis of those researches, the conclusions would be drawn. So share first what is the aim of that paper and what method will you use, how will you go about it, right? इंट्रोडक्शन में ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर मैंने पूछा है थ्योरी के इम्प्लीकेशंस और सिग्निफिकेंस, पर ब्रीफली कि उस इंसान का थ्योरी था क्या. So some introduction में you define the terms which are there. So if it is on impact of demonetization, of course your introduction should have a definition of what was demonetization, how was it planned, how it came about, उसका कुछ rationale जो दिया गया था या उसका जो context था, but it has to be brief, right? Introduction में आप अपना major concepts को introduce कीजिए, अपने पेपर का एम बहुत क्लियरली आउटलाइन कीजिए, पेपर का प्रोसेस क्या होगा, आप क्या चीजें एग्जामिन करेंगे उसके बारे में लिखिए, और जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में एक जानकारी दीजिए. वो आपके ऊपर है और वो टॉपिक पे डिपेंड करता है कि वो डेफिनेशनल होगा, वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में होगा. कई बार बहुत सारे लोग स्टैटिस्टिक्स को काउंट करते हुए शुरू करते हैं कि आजकल इतना मतलब ये हो रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है उसमें आप इसके ये टाइप्स हैं, ये फीचर्स हैं. So some introduction and then the main body. The main और introduction में भी it can have further, मैंने subjections लिखा है, sorry, it can have subsections. I wanted to write subsections, it got written as subjections, right? So it can have different subsections. Main body also will have different subsections. essay में it helps to have not too many subsections. ऐसा नहीं है कि आप इतने सारे subtitles बना दीजिए और हर subtitle के नीचे सिर्फ 2 या 3 लाइन, लेकिन ऐसे भी मत करिए कि शुरू से एंड तक वो चले ही जा रहा है और बीच में कोई ब्रेक नहीं, राइट? सो मेन बॉडी में सपोज अगर आपको किसी चीज का एनालिसिस करने के लिए बोला गया है, then of course you will write about what are the major arguments, how those arguments were presented. So there will be one section on the major arguments of the paper. So one section will be on the major arguments of the paper. You will try to write what were the key arguments, how were they being made, किस basis पे वो arguments को substantiate किया गया. Then there could be a section on evaluating limitations, trends. Sometimes it could be about implications. Sometimes it can be about a critique, right? So depending on the question, there will be a main body. अगर critique के भी आपके 2-3 perspectives का critique है, तो वो 2-3 subsections हो सकते हैं. And then conclusion. What is important is एक अगर आप इसका draft बना ले,
एक वर्ड फाइल में, एक पेपर में क्या क्या सेक्शंस होंगे आपके राइटिंग के। अगर मैं तो इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन कर रही हूँ तो आई विल बिगिन विद, ठीक है, मेरा एम ऑफ द पेपर क्या है, ये पेपर में कैसे लिखूंगी। सो आई एम गोइंग टू बेस इट ऑन रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर। डिमोनेटाइजेशन को मुझे डिफाइन करना होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट निकालना होगा। फिर मैं वहां पे साथ पे 2 रेफरेंसेस लिख लूं कि मैं कौन से रीडिंग्स को रेफर करूंगी ये पार्ट लिखने के लिए, राइट। फिर आते हैं मेन बॉडी पे। तो अगर, और इंट्रोडक्शन में ये भी हो सकता है कि अगर मेरा फोकस स्मॉल स्केल बिजनेसेस पे है तो मैं कुछ उनके बारे में भी लिखूं कि उनको हम कैसे समझते हैं, उनका डेफिनेशन क्या है, या इंडिया में वो सेक्टर कितना बड़ा है। देन वी कम टू द मेन बॉडी, राइट। मेन बॉडी में कि किस तरीके से डीमोनेटाइजेशन का इस सेक्टर से क्या लिंक है, फिर किस तरीके के इम्पैक्ट देखे गए। इम्पैक्ट को भी इट विल बी यूजफुल फॉर मी टू ऑर्गेनाइज, और मतलब इम्पैक्ट को आप अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। अगर इफ इट इज नॉट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, जस्ट इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, I may want to study impact under psychological impact, economic impact, social impact, and so on. So see what are the useful categories for you to organize your main body. And again, if I'm saying कि मैं psychological impact, economic impact, political impact देखूंगी, तो मैंने psychological impact के लिए क्या कोई sources, reading materials identify किए हैं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट के लिए क्या मैंने कोई सोर्सेज और रीडिंग मटेरियल्स आइडेंटिफाई किए हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट के लिए मैंने कोई सोर्सेज या रीडिंग मटेरियल्स आइडेंटिफाई किए हैं। लिस्ट देम डाउन। कंक्लूजन में इट्स यूजुअली हेल्पफुल टू राइट द ब्रीफ समरी कि हाँ ये चीजें हुआ था, और अपने मेन आर्ग्यूमेंट को एक बार से आप एम्फसाइज कर लें कि आप इस रिजल्ट पे पहुंचे थे, इस नतीजे पे पहुंचे थे। इस तरीके से अगर आप एक ब्लूप्रिंट बना ले, बस एक पेपर जिसमें आप लिख लें कि हाँ ये मैं इंक्लूड करूंगी, इसके लिए ये रीडिंग, इसके लिए ये रीडिंग। उसके बाद फिर अगर आप राइटिंग पे वापस जाते हैं, देन यू विल फाइंड दैट इट बिकम्स in many ways easy. Wait, sorry. Yeah, right. So if then when you go back to the process of writing, one is that जब आप ऐसे ही लिखना शुरू करते हैं ना, बहुत बार आप 8 पेज लिख लेते हैं लेकिन यू डोंट नो कि अभी आप मेन बॉडी में पहुंचे भी हैं या नहीं पहुंचे हैं। आपको नहीं मालूम कि आप अपने राइटिंग के कौन से स्टेज पे पहुंचे हैं। अगर आप इस तरीके का आपके पास ब्लूप्रिंट हो ना, तो थोड़ा आप खुद इनकरेज्ड फील करेंगे, क्योंकि आपको पता है आज मैंने इंट्रोडक्शन लिख लिया, मेन बॉडी में मेरे 4 हेडिंग्स थे, उनमें से मैंने 2 लिख लिया। सो you're able to pace yourself and you're also able to record your progress, right? जो एक ओवरऑल राइटिंग में कई बार करना मुश्किल हो जाता है, राइट। यू डोंट, सो इफ अगर कोई चीज के बारे में बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, आप ओपिनियन पीस लिख रहे हैं, then this approach may not be needed, but this helps. And it helps me sometimes because then I know, okay, this much I have done, this is what is left. जो खाली pages के counting से आपको नहीं पता लगेगा। You could have written 3 pages and written a lot. You could have written 10 pages and it might still be introduction, right? Then you start your process of writing, and then after writing it helps to proofread. मतलब एक बार कि आपको सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आई वाज गिवन दिस फीडबैक एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट, कि बहुत बार मेरी टेंडेंसी होता था बहुत लंबे लंबे सेंटेंस लिखना, 2-3 आइडियाज को एक सेंटेंस में लिखने की कोशिश करना, और उसमें मेरे बहुत ग्रामेटिकल एरर्स होते थे। बहुत बार मैं लिखना कुछ चाहती थी और जो लिख लेती थी वो जो मैं लिखना चाहती थी उससे बहुत अलग होता था। It will start with, so in when we look at this we can conclude this, but if this was not this way then it could have been, and I get lost in that thought. It's helpful to break your answer, to break long sentences into shorter sentences, write simpler sentences. बहुत jargon throw करने की जरूरत नहीं है। Here also I know at least as बहुत बार
jargons as a teacher throws me off क्योंकि मुझे student का understanding फिर समझ में नहीं आता है, right? So keep it simple, keep shorter sentences that will help you remain in control of your writing, right? तो प्रूफ रीड करिए एक बार कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं जो आपने लिखा है, उस सेंटेंस को बदलने की जरूरत है या नहीं. एक बार दोबारा पढ़िए, अब इस बार ग्रामर के लिए नहीं, कि टू सी कि जो चीज आप लिखना चाहते थे वो वैसे ही आया या नहीं, राइट? या जिस सवाल को आप आंसर करना चाहते थे क्या वो सवाल आंसर हुआ या नहीं. तो ये सेल्फ एडिटिंग करिए. इफ इट हेल्प्स टू गेट फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर और योर क्लासमेट्स, दैट्स यूजुअली हेल्पफुल. तो peer editing भी help करता है. Then you may want to go back to that piece again. Again, what I would suggest is that try not to finish your writing just one day before the day you have to submit, because फिर आपके पास proof reading और इन सब का बहुत scope नहीं रह जाता है. I would also suggest you that one thing that has helped me is कई ideas देखिए हम सबका होता है कि जो naturally English में आते हैं, राइटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट, राइट? कंटेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, उसका राइटिंग एक प्रोसेस है. राइटिंग एक्चुअली इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ थिंकिंग. बहुत बार लिखते हुए आपका थिंकिंग इवॉल्व होता है. सो कई बार अगर आपको लगता है कि आप हिंदी में बेटर सोच पाते हैं, इट इज फाइन टू फर्स्ट राइट योर फर्स्ट ब्लूप्रिंट इन हिंदी टू मेक श्योर कि जो ये पॉइंट्स हैं जो आप लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके राइटअप में रहे, उनके बारे में आप ढूंढना शुरू कीजिए. एक टेंटेटिव ब्लूप्रिंट अगर आपका हिंदी में तैयार होगा तो उसमें ये है कि फिर आपकी कोई चीज मिस नहीं होगी, और अगर कहीं पे फिर दिक्कत आ रही है तो आप मदद ले सकते हैं. आजकल मतलब थैंकफुली बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं गूगल पे जहाँ पे आप ट्रांसलेशन, वर्ड्स के ट्रांसलेशन, सिंपल सेंटेंस के ट्रांसलेशंस आपको मिल जाएंगे. बट नेवर कॉम्प्रोमाइज थॉट फॉर राइटिंग. मतलब कोई ख्याल को सिर्फ इसलिए मत छोड़ दीजिए क्योंकि आप उसको इंग्लिश में नहीं सोच पा रहे हैं, उसको हिंदी में लिख लीजिए. फिर ऑब्वियसली आप किसी से मदद ले ही सकते हैं उसको ट्रांसलेट करने में, राइट? सो दिस प्रोसेस, if you think of it as a process with steps, it might help you to write.